हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 11 के छात्रों के लिए है। सब्जेक्ट है इतिहास। वार्षिक परीक्षा का ये सैंपल पेपर के आंसर इसमें दिए गए हैं। इसमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। वीडियो के प्रश्नोत्तरों को समझते हुए याद कीजिएगा। मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल। आंसर इराक। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी लैटिन व यूनानी। लैटिन एवं अंग्रेजी, यूनानी एवं फ्रांसीसी, रोमन एवं रूसी। आंसर है लैटिन एवं यूनानी। टालमी किस विषय का ज्ञाता था? खगोल व भूगोल, गणित, भाषा, आयुर्वेद। आंसर है इसमें खगोल व भूगोल। यायावर का अर्थ है जनजाति, घुमक्कड़, आवारा, प्रजाति। सही आंसर इसका घुमक्कड़। रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? 476 ईस्वी में, 527 ईस्वी में, 814 ईस्वी में या 1453 ईस्वी में। आंसर है 476 ईस्वी में। टॉमस मूर ने कौन सी पुस्तक लिखी? यूटोपिया, मोनार्किया, हेमलेट, द प्रिंस। आंसर है यूटोपिया। प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक था ऑगस्टाइन, मार्टिन लूथर, हेनरी चतुर्थ, जॉन हस। आंसर है मार्टिन लूथर। आधुनिक चीन का निर्माता किसे माना जाता है? ली चुंग, सन यात सेन, युआन शिकाई, चियांग काई शेक। आंसर है सन यात सेन। निर्देश प्रश्न संख्या 1 के अगले दो खंडों में दो कथनों का अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से चुनकर इनका सही उत्तर दीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। विकल्प 4 है ए तथा आर दोनों गलत हैं। तो आपने इसको अभिकथन को पढ़ना है और रीजन को पढ़ना है। तो इसमें से आपने आंसर देना है। अभिकथन है 1911 ईस्वी में चीन में क्रांति लाने में डॉक्टर सन यात सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कारण डॉक्टर सन यात सेन एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। विकल्प ए सही है। अभिकथन ये मंगोल विविध लोगों का जनमानस था। कारण कुछ मंगोल पशुपालक थे, कुछ शिकार संग्राहक थे। विकल्प ए सही है। प्रश्न 1, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? उत्तर 1492 ईस्वी में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है मैकियावेली को। विज्ञान के अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर आइजैक न्यूटन। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1517 ईस्वी में। मार्टिन लूथर को किस धर्म का संस्थापक माना जाता है? उत्तर प्रोटेस्टेंट। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी? कीलाकार। ऑस्ट्रेलिया को किस यूरोपीय देश ने अपना उपनिवेश बनाया? ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया। चंगेज खान की विधि संहिता का नाम लिखिए। चंगेज खान की विधि संहिता का नाम यास था। कनाडा की खोज कब की गई? कनाडा की खोज सबसे पहले यूरोपीय लोगों द्वारा 15वीं शताब्दी के अंत में की गई थी। आबादकार का क्या अर्थ होता है? आबादकार का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जो किसी क्षेत्र या भूमि को बसाने का काम करता है, यह वह व्यक्ति होता है जो किसी स्थान को उपजाऊ बनाने और रहने योग्य बनाता है। पेपायरस के विषय में आप क्या जानते हैं? पेपायरस एक प्रकार का कागज था जो प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था। यह कागज पेपायरस पौधे से बनाया जाता था जो नील नदी के किनारे पाया जाता था। प्रश्न 12, मारी में राजाओं का क्या भोजन होता था? उत्तर मारी के राजाओं के भोजन में विविधता थी जिसमें रोटी, मांस, मछली, फल, जौ और अंगूर की शराब शामिल थी। प्रश्न 13, मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था? उत्तर मेसोपोटामिया के लोग तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी के देशों से संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों का आयात करते थे और उसके बदले वे उन देशों को अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद
काफी मात्रा में निर्यात करते थे। प्रश्न 14, शहरी अर्थव्यवस्था के लिए कुम्हार के चाक का क्या महत्व था? उत्तर, कुम्हार द्वारा चाक के प्रयोग से बर्तन बनाने के काम में एक कार्यशाला का रूप ले लिया था। अब एक जैसे कई बर्तन एक साथ बनाए जाने लगे। प्रश्न 15, मार्को पोलो कौन था? उत्तर, मार्को पोलो इटली का यात्री था। इसने अपने यात्रा वृत्तांतों में मंगोलों के विषय में बहुत कुछ लिखा है। प्रश्न 16, कुबकुर कैसा कर था? चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार पद्धति अत्यंत फुर्तीली थी। इसके लिए कुशल घुड़सवारों को संदेशवाहक के रूप में तैनात किया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान किया करते थे। मंगोलों के अधीन इसी कर को कुबकुर कर कहा जाता था। प्रश्न 17, चंगेज खान कौन था और उसका साम्राज्य किन किन द्वीपों में था? उत्तर, चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। प्रश्न 18, बाटू के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बाटू चंगेज खान का पौत्र था जिसने 1236 ईस्वी से 1241 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने अभियान में रूस की भूमि को मास्को तक जीत लिया था। प्रश्न 19, बाबर का मंगोलों से क्या संबंध था? उत्तर, जहीरुद्दीन बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसने तैमूर के राज्य फरगाना और समरकंद में सफलता प्राप्त की। कालांतर में वहां से उसे निर्वासित किया गया। उसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होने के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 20, सुल्तान महमूद कौन था? चंगेज खान उससे क्यों नाराज था? उत्तर, सुल्तान महमूद ख्वारिज्म का शासक था। उसने मंगोल दूत की हत्या कर दी थी, इसलिए चंगेज खान उससे नाराज था और उसकी हत्या करने के लिए उसका पीछा करता रहा। यूनिफॉर्म, पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया? उत्तर, पश्चिमी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए छिंग राजवंश ने एक आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, नई सेना और शैक्षणिक व्यवस्था के निर्माण के लिए नीति बनाई। संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का गठन किया। चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के प्रयास किए। प्रश्न 22, बस्तियों की आरक्षण व्यवस्था क्या थी? मूल निवासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों को अस्थायी रूप से पश्चिम में जमीन दे दी गई। फिर भी यदि उनके जमीन में तेल या सोने जैसी किसी चीज के होने का पता चलता तो उन्हें इसी में साझा करना पड़ता। ऐसे में उनके बीच झगड़े उत्पन्न हो जाते थे। मूल निवासी एक छोटे क्षेत्र में कैद कर दिए गए जिन्हें आरक्षित क्षेत्र कहा जाता था। मूल निवासी अपनी जमीन के लिए जीवन भर लड़ते रहे, परंतु आप्रवासियों ने उनके विद्रोह का दमन कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने 1865 से 1890 ईस्वी के मध्य विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला का दमन किया था। कनाडा में 1869 से 1885 ईस्वी के बीच मेटिसों के विद्रोह हुए, किंतु उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। प्रश्न 23, चर्च और पादरियों की जीवन शैली तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। उत्तर, तत्कालीन कैथोलिक चर्च के अपने विशिष्ट नियम थे। उनके पास राजा द्वारा प्रदत्त भूमि थी जिससे वे कर प्राप्त कर सकते थे, इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के शीर्ष पर पोप था जो रोम में रहता था। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकांश गांवों के अपने चर्च हुआ करते थे जहां प्रत्येक रविवार को लोग पादरी का धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए एकत्र होते थे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। कृषिदास पर प्रतिबंध था। शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों और स्त्रियों पर प्रतिबंध था।
जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड के समान विस्तृत जागीरें थी और वे शानदार महलों में निवास करते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथे कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक प्रमुख स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते समय हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते समय अपनाए गए तरीके की नकल था। इसी प्रकार से ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंतवादी संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंतवादी रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में यथावत स्वीकार कर लिया गया था। प्रश्न 24, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोम में सम्राट और सीनेट के बाद सेना शासन की एक प्रमुख संस्था थी। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। इसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। उसे कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल संगठित संस्था थी। 4वीं शताब्दी तक इसमें 6 लाख सैनिक थे। सेना के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक अधिक वेतन और अच्छी सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। कभी कभी ये आंदोलन सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेते थे। सीनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी। इसका कारण यह था कि सेना हिंसा का स्रोत थी। सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे। जब सेनाएं विभाजित होती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध के रूप में होता था। प्रश्न होंगे इसके 4। रोम में सम्राट और सीनेट के बाद शासन की प्रमुख संस्था कौन थी? सीनेट सेना से घृणा क्यों करती थी? कारण बताइए। रोम के सम्राटों की सफलता किस बात पर निर्भर थी? सेना, जो कि रोम के शासन की एक प्रमुख संस्था थी, इस पर टिप्पणी लिखिए। पहले का प्रश्न का उत्तर, रोम में सम्राट और सीनेट के बाद शासन की प्रमुख संस्था सेना थी। सीनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि सेना हिंसा का स्रोत थी। रोम के सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे, क्योंकि जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध के रूप में होता था। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। यह रोम के शासन की एक प्रमुख संस्था थी। इसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। यह सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल संगठित संस्था थी। 4वीं शताब्दी तक इसमें 6 लाख सैनिक थे। सेना के पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। लास्ट प्रश्न 25। एशिया के मानचित्र में निम्न को दर्शाए। मदीना, मक्का, बुखारा, समरकंद, फारस। मदीना सऊदी अरब में है, मक्का भी सऊदी अरब में है, बुखारा और समरकंद उज्बेकिस्तान में है और फारस यानी ईरान देश को हमने दर्शाना है। इसको दर्शाएंगे कैसे? यहाँ पर ये दिखाएंगे मदीना, मक्का, समरकंद, बुखारा और ये पूरा देश का सीमांकन किया गया है ईरान। इस तरह से आपने इस मैप में इसको दर्शाना है।